मिश्रा आपका ज्ञान की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक के विषय में। आप इसके पहले देख चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनके विषय में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। यदि नहीं पढ़ा या जाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर के आप उनके विषय में पढ़ और जान सकते हैं। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, एमपी पीएससी, यूके पीएससी, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे पीसीएस एग्जाम जो हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्री प्लस मेंस के लिए भी। जिन्होंने शिक्षक भर्ती की मेंस परीक्षा पीआरटी आदि के लिए भी अप्लाई किया है, वहाँ भी इतिहास का कुछ भाग आता है, वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जब हम फिरोज की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि तुगलक वंश जो था वो 1320 से लेकर के 1414 तक रहा, 1414 ईस्वी तक रहा। 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहा, जिसमें कि 51 से 88 तक फिरोज शाह तुगलक के हिस्से में बात रही। इसके पहले जो शासक रहा जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का सबसे ज्यादा विद्वान शासक था। ये 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में ये मरा और इसके मरते ही 1351 ईस्वी में इसका चचेरा भाई, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है, का चचेरा भाई जिसका नाम क्या था, फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर विराजमान हो जाता है। कब बैठता है तो सन 1351 ईस्वी में फिरोज तुगलक बैठता है। फिरोज तुगलक कौन था तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। हो सकता है ऑप्शन में मोहम्मद बिन तुगलक ना भी मिले तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही दूसरा नाम है, आप जानते होंगे, जौना खां। जौना खां का चचेरा भाई था और ये शासक बना। लेकिन इसके शासक बनने के साथ एक खराबी थी। शासक बन जाना या गधे के सर पर मुकुट रख देने से वह शासक या बादशाह नहीं बन जाता, उसमें गट्स होने चाहिए। इसके साथ ये एक खराबी थी फिरोज तुगलक के साथ कि इसमें एक कुशल शासक और सुल्तान तथा शासन करने की जो विधा है उसका अभाव था। किसके पास तो फिरोज तुगलक के पास। तो यह एक अयोग्य व्यक्ति था, आप ये कह सकते हैं, यह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक रहा। यह एक अयोग्य शासक था, डिसेबल गवर्निंग पावर थी, ये डिसेबल था गवर्निंग के लिए। अब अयोग्य व्यक्ति यदि रहेगा तो अयोग्य व्यक्ति अपने शासनकाल में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। इसने एक काम और किया, जैसा कि इसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक था जिसमें उलेमा वर्ग को पृथक किया, जिसने अपने तर्क को प्रमुख माना, जिसने सिक्के पर खलीफा का नाम नहीं रखा, लेकिन जब उसे लगा कि ज्यादा धार्मिक विरोध है तब उसने खलीफा का नाम अंकित कराया। ऐसी बहुत सी बातें थी जिनको मोहम्मद बिन तुगलक ने तोड़ा और उन सबको इसने लागू किया। जैसे इसने क्या किया कि धर्म की प्रतिष्ठा पाने के लिए इसने 23 करों को समाप्त कर दिया। 23 कर 23 टैक्सेस को इसने खत्म कर दिया। कितने करों को समाप्त किया? 23 करों को इसने समाप्त कर दिया। और इन 23 करों के स्थान पे इसने कौन कौन से कर रखे? इसने रखा जजिया, जकात, खुम्स और खराज। ये 4 कर इसने रखे, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। यह कथन और निष्कर्ष में आए कि यह कथन ए और कथन आर वाले जो प्रश्न आते हैं कि कथन ए कथन आर की व्याख्या कर रहा है या नहीं, ऐसे प्रश्नों में यदि ये लिख के आए जजिया, कर, जकात, खुम्स, खराज, ये हो सकता है ना लिख के आए, तो आप एक बार में ये भी कह सकते हैं कि ये जो चारों टैक्स रखे गए ये शरीयत के हिसाब से थे, शरीयत के अनुसार उसने कर लगाए। शरीयत मतलब है
कुरान प्लस हदीस को मिला करके जो टैक्स होते हैं, जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज, ये 4 ही केवल रखा। इसका कारण ये था कि ये धर्म के प्रति लोगों को बहुत, जिसको कहते हैं ना कि बहुत तुच्छ मानसिकता के चलते और तुष्टीकरण ही करने लगा अपने धार्मिक लोगों का, उसमें इसने विकास को तथा अन्य बातों को पीछे छोड़ दिया। ये इसने लगाए और काम ये किया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये जो जजिया है ये गैर हिंदुओं पर लगता था किंतु ब्राह्मणों पर नहीं, और इसने क्या किया कि जजिया ब्राह्मणों पर लगाई, जजिया कर। ठीक, 23 कर हटा करके कितने कर किए? 4। ये कर किसके हिसाब से थे? शरीयत के हिसाब से। जजिया इसने ब्राह्मणों पर भी लगाई। अब जैसा इसकी अयोग्यता की बात आपने की, तो अयोग्यता में जब व्यक्ति अयोग्य होगा तो जाहिर सी बात है उसके शासन में बड़ी दिक्कतें होंगी। जैसा कि ख्वाजा हिशामुद्दीन के अनुसार फिरोज तुगलक के शासनकाल में एक ख्वाजा हिशामुद्दीन थे, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बताया, नाम क्या था? ख्वाजा हिशामुद्दीन। आप बात देखना कितना अव्यवस्था थी फिरोज शाह तुगलक के समय में। ख्वाजा हिशामुद्दीन के अनुसार फिरोज सरकार की जो आय थी, फिरोज गवर्नमेंट की आय, जो उस समय सरकारी आय थी, सरकार की आय, और एक मंत्री था जिसको आप कहते हैं आरिज ए मुमालिक, सैन्य मंत्री या सैन्य विभाग का प्रमुख, जिसे आप कहते हैं आरिज ए मुमालिक, उस समय कहा जाता था सैन्य मंत्री को आरिज ए मालिक, या दीवाने अर्ज भी कहते हैं, का जो प्रमुख था उसका नाम था बशीर। उसका नाम था वशीर। ये 2 लोगों की अलग अलग आय, देखो हम लिखते हैं। ख्वाजा हिशामुद्दीन के अनुसार यहाँ 2 प्रकार की आय आपके सामने लिखी जाएंगी। एक तो है कि फिरोज सरकार की जो आय थी वो क्या थी, और दूसरी सैन्य मंत्री आरिज ममालिक केवल वसीर की आय। तो अगर जो आप ऐसे मोटे मोटे तौर पर सोचो तो सरकारी आय से एक मंत्री की आय कम होनी चाहिए, लेकिन ये फिरोज की खुलेआम अयोग्यता का प्रमाणन है, या इसकी आप ये कहें कि बेबुद्धि बना है, जिसके कारण चलते ये शासन ठीक से चला नहीं पाया। इसकी सरकार की कुल आय इसकी जो सरकारी आय थी वो 6 करोड़ 75 लाख टंका थी। सरकारी आय 6 करोड़ 75 लाख टंका थी प्रतिवर्ष। किसकी? सरकारी आय फिरोज तुगलक की। जबकि अकेली दम सैन्य मंत्री वसीर की जो थी आय वो कितनी थी? 13 करोड़ टंका। सरकारी आय जो थी वो 6 करोड़ 75 लाख टंका थी, मतलब फिरोज सरकार की आय। और जबकि सिर्फ एक जो उसका आरिज ममालिक था वसीर, उसकी आय थी 13 करोड़ टंका। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि इसकी सरकार में बहुत ज्यादा अनुचित साधन, करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ था। और ये जो वसीर है इसके विषय में आपको हम बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि ये जो वसीर था ये इस सरकार में जो आया था, यह एक गुलाम के तौर पर इसने सेवा प्रारंभ की थी। इसने गुलाम के तौर पर या एक नौकर के तौर पर इसने सेवा प्रारंभ की और इतना बड़ा आदमी बनकर के खड़ा हो गया। दूसरा एक और छोटा सा प्रमाण है अफीफ के अनुसार। अफीफ एक इतिहासकार थे, उनके अनुसार अफीफ ने बताया कि इसके यहाँ एक सैनिक था जिसको अफीफ ने लिखा है कि उसने 1 टंका देकर
घोड़े को अर्ज में भर्ती कराया। अर्ज मतलब है सेना में भर्ती कराया, सेना में पास कराया, 1 टंका देकर। कितना? 1 टंका। मतलब है जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचार, या आप ये भी कह सकते हैं जो अपने यहाँ इस समय गुप्त दान डोनेशन पड़ता है, कि 1 टंका किसे देना पड़ा, और अफीफ के अनुसार वो 1 टंका फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक को दिया था कि वहां जाना और दे देना। बताओ, आज के समय देखे हैं कि भाई जो सुल्तान है उसको देना पड़ रहा है अपने ही सैनिक को कि वहां जाओ, वहां पर जो परख करने वाला है घोड़े की, वो उसको 1 टंका देना। अब आप यहां से समझ सकते हैं कि प्रशासन में सुल्तान की क्या हैसियत थी। इन्होंने कोई अपनी हैसियत न रखी। एक और जो बात कही जाती है कि फिरोज तुगलक ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया। फिरोज तुगलक ने साम्राज्य विस्तार बिल्कुल भी नहीं किया, कोई प्रयास ही नहीं इसने किया साम्राज्य विस्तार का। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे आपने मोहम्मद बिन तुगलक को देखा था, तो उसने खुरासान अभियान के लिए अग्रिम लोगों को वेतन दे दिया था, सैनिकों को। उसने कराची अभियान भी किया था। तो अब जो सैनिक होता है उसका मेन मोटो होता है लड़ना। उस समय ये था जो अच्छा लड़ पाएगा वही कुछ कर पाएगा। और जब फिरोज तुगलक के सैनिकों ने देखा कि कहीं कुछ कर ही नहीं है, तो इनसे सुझाव दिया गया मंत्रालय की तरफ से कि ऐसा है महोदय, कुछ 1-2 जगह कब्जा कर लो, कुछ साम्राज्य को विस्तार कर लो। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही विजयनगर, बहमनी और मदुरै साम्राज्य बन चुके थे दक्षिण भारत में। तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने 3 अभियान छेड़े। एक इन्होंने बंगाल पर अभियान किया, एक इन्होंने सिंध प्रांत पर अभियान किया, और एक इन्होंने अभियान किया था दक्षिण भारत पर। ये इनके अभियान हुए। अफीफ के अनुसार सल्तनत का सबसे खराब जो अभियान था वो कौन सा अभियान था? सिंध का। सल्तनत का सबसे अव्यवस्थित सैन्य अभियान कौन सा था? सिंध पर। सल्तनत का सबसे अव्यवस्थित सैन्य अभियान किस शासक के शासनकाल में हुआ, या किस सुल्तान के समय हुआ? फिरोज शाह तुगलक के समय। कहां हुआ? तो सिंध प्रांत पर हुआ। ऐसी व्यवस्थाएं चलती रही। इसने एक छोटा सा काम और किया था कि इसने अपने समय एक टैक्स लगाया था, सुर्स नामक कर फिरोज तुगलक के समय ही लगा। तो प्रश्न आता है, सुर्स कर का संबंध किस सुल्तान से है और सुर्स कर किसके लिए लगाया गया? तो इसने क्या किया था, इसने 2 नहरें बनवाई थी। एक नहर थी, इसने नहर खुदवाई, और जो नहर खुदवाई थी वो खुदवाई एक सतलज से दीपालपुर खुदवाई। और ये जो खुदवाई थी ये इन्होंने राज दरबार के काम के लिए खुदवाई थी, और एक और खुदवाई थी, एक सिरसा के लिए भी खुदवाई थी। और इनसे होता क्या था कि इस राजमहल की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए खुदवाई गई थी। लेकिन अच्छाई ये हुई कि पंजाब का लगभग 180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पूर्व पंजाब का सिंचित हुआ। पूर्व पंजाब मींस ईस्ट साइड ऑफ पंजाब का जो है वो इरिगेटेड हो पाया, इससे इन नहरों की खुदाई से। तो इसने क्या किया था, इसी समय इसने एक सिंचाई कर लगाया, सिंचाई कर आरोपित किया फिरोज तुगलक ने। जो सिंचाई कर था उसका नाम याद रखना, सुर्स। क्या रखा? सुर्स। जो उपज का कितना था? उपज का 10%। कितना था?
10%। या आप ये भी कह सकते हैं कि उपज का 10% को आप ये भी कह सकते हैं 1/10। या हिंदी में आप कहें तो आप कह सकते हैं 10वां भाग, जो आपको उचित लगे कहना, ठीक। या जो आपके ऑप्शन में मिले परीक्षा में 10%, 1/10 या 10वां भाग शुष्क रखा, जो कि सिंचाई कर था। सिंचाई कर क्यों लगाया? क्योंकि इसने खुदवाई क्या थी? नहरें। लेकिन सबसे पहले अगर नहर की बात आए किसने खुदाई, तो गयासुद्दीन ने, फिरोज नहीं। फिरोज ने नहरें और खुदवाई थी। सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराने वाला जो था वो गयासुद्दीन था। इसके साथ एक काम और किया, नहर तो खुदा ही दी, इसने 1200 बहुत होता है, 1200 सरकार द्वारा नियंत्रित बाग लगवाए। कितने बाग लगवाए? 1200 बागों का निर्माण करवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने शहरों का निर्माण, शहरों की स्थापना की। शहर स्थापना, कौन कौन से शहर थे जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की? तो आप देखेंगे कौन कौन से शहर जिनकी स्थापना की। तो शहर है हमारा हिसार, फिरोजपुर नहीं, हिसार, जौनपुर, हिसार और जौनपुर और जहानाबाद, इनकी स्थापना इसने कराई। हिसार फिरोजा कहा जाता है इसको, लेकिन हमने हिसार लिखा। हिसार सुना भी होगा आपने। हिसार का निर्माण कराया, जौनपुर का निर्माण कराया और जहानाबाद का कराया। ये जो जौनपुर का निर्माण कराया, ये अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कराया। तो उसका नाम क्या था? जौना। अपने बड़े भाई जौना खां के नाम पर इसने जौनपुर की स्थापना करी। तो ये बात, नहर खुदवाई, सिंचाई, 1200 नियंत्रित बाग लगवाए, शहरों की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन इसने शासन के लिए कोई बड़ा ठीक ठाक कदम ना उठाया। ये सब कुछ चलता रहा, इसकी अयोग्यता का प्रमाण जो है। अच्छा, एक बात छोटी सी और, हिसामुद्दीन के हिसाब से आपने सुन ही लिया। अफीफ लिखते हैं, अफीफ ने एक पुस्तक लिखी, तारीख ए फिरोज शाही। शम्स ए सिराज अफीफ, ये पूरा नाम है अफीफ का। शम्स ए सिराज अफीफ की एक पुस्तक है जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। ये पुस्तक अफीफ की लिखी हुई। अफीफ हो सकता है केवल ऑप्शन में आ जाए। तारीख ए ये जो है, हो सकता है हम मात्रा लगी भी मिल जाए, कभी कभी वो गलत होता है, ऐसा शुद्ध होता है ऐसा। तारीख फिरोज शाही पुस्तक में इन्होंने जो लिखा था वो लिखा है कि फिरोज के शासनकाल में फिरोज के पास 1,80,000 गुलाम थे। गुलाम का या सेवकों की संख्या कितनी थी? तो 1,80,000 फिरोज के शासनकाल में मतलब सेवक थे, स्लेव्स, गुलाम जो है वो 1,80,000 हुआ करते थे फिरोज के समय। दूसरा कि एक हमारे इतिहासकार हैं जिनका नाम है एल्फिंस्टन। और दूसरे इतिहासकार हैं हेनरी एलियट। ये दो लोग, हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन, ये दो इतिहासकार। इन दोनों लोगों के अनुसार जो फिरोज तुगलक का जो गुलाम रखना, नहर राजमहल के लिए खुदवाना, बागें लगवाना, ये जो कुछ थोड़ी बहुत काम जो इसने किए थे शान शौकत के लिए, युद्ध तो नहीं लड़ पाया क्योंकि ये उस लायक नहीं था, लेकिन बाकी जो इसने काम किए
उनके हिसाब से हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन इसे, ये दोनों लोगों ने मिलकर जो बात इसके लिए करी है वो ये कही कि यह सिकंदर लोदी और अकबर, फिरोज को कहा है, सिकंदर लोदी और अकबर, जो मुगल वंश के आगे आप पढ़ेंगे, अकबर का अग्रज था। अग्रज मतलब इन लोगों से पहले इसने भी विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए शासन सत्ता में ऐसे कुछ काम किए थे जिनसे ये लगे कि नहीं ये क्वालिटी टाइम बिताएगा। अच्छा, इन दोनों लोगों के हिसाब से। अब इसके बाद आगे इसने अपने को सुल्तान की मान्यता सभी लोग लेते थे, जैसा आपने सुना पहले पढ़ा भी कि खुदवाना, सुल्तान पद की मान्यता, खलीफा से लेना, ये सारी चीज। लेकिन इसने अपने को क्या कहा? इसने अपने को सुल्तान कहा या इसने अपने को कुछ और कहा? तो इसने अपने को खलीफा का नाइब कहा। क्या कहा? खलीफा का नाइब इसने अपने आप को कहा। खलीफा के नाइब से तात्पर्य ये होता है कि इसने एक फॉलोअर, जिसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, अनुयायी टाइप का बन करके और गद्दी पर बैठा। इसने एक काम किया था, इसने एक विभाग बनाया, दीवान ए खैरात, या आप इसको ये भी कह सकते हैं हिंदी में दान विभाग की स्थापना की। दान विभाग बनाया, दीवाने खैरात, दान विभाग। जो दान विभाग इसने बनाया था, इससे दान किसे दिया जाता था? वैसे दान विभाग मुख्यतः बेरोजगारों के लिए बनाया गया। दान विभाग जो बनाया गया दीवाने खैरात से, बेरोजगार लोग जाते थे, उन्हें रोजगार दिया जाता था। बात हमारी आप समझना, यानी कि दान विभाग बेरोजगार दान लेने जाते थे ना, बेरोजगारों को वहां दान नहीं दिया गया, बेरोजगारों को वहां नौकरी दी गई। दीवाने खैरात में जो दान विभाग था, यहाँ पर मुसलमान विधवा तथा स्त्रियों, विकलांगों को दान दिया जाता था। कंडीशन थी मुसलमान होना चाहिए, मुसलमान विधवा हो, मुसलमान स्त्री हो या मुसलमान विकलांग हो, तो उसको इस विभाग से दान दिया जाता था। जैसा आपने पीछे सुना कि अकबर कहा गया, सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? एलियट और एल्फिंस्टन के अनुसार, हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन के अनुसार तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी ये बात मानी कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो सिकंदर और अकबर का अग्रज रहा। इसने एक ठीक ठाक काम और किया था, इसने एक ससगनी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ससगनी नामक सिक्का चलाया। ससगनी नाम का सिक्का चलाया था। किसने चलाया था? फिरोज ने। तो बात आती, जो ससगनी सिक्का था ये किस चीज का था? तो 6 हिस्सा पीतल होता था इसमें, 6 हिस्सा पीतल। पहली बात तो ये जो ससगनी सिक्का था वो किस चीज का था? तो पीतल का था, जिसमें पीतल 6 हिस्सा होती थी, मतलब ये सिक्का काफी बड़ा होता था। ससगनी जो चला बड़ा सिक्का था, जिसको आप ये भी कह सकते हैं जैसे आज के समय बड़ा सिक्का मान लिया जाए, जो मेडल टाइप नहीं होते, मेडल की भी एक कीमत होती है कि ये मेडल इतने लाख रुपए का, वैसे पुरस्कार की तो कीमत नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था ससगनी। अफीफ के अनुसार ये चलन का सिक्का नहीं है, बात हमारी आप समझना। ससगनी सिक्का था, ये एक औकात का सिक्का होता था। मीन्स है अगर जो तुम्हारे पास 4 ससगनी हैं, इसका मतलब है तुम शासन के ज्यादा नजदीक, मेरे पास इतने ससगनी रखे हुए हैं। ससगनी मतलब सिर्फ भौकाल हिसाब भी कहता है, हमारे पास चेक रखी है, तो चेक जिसके नाम की होगी केवल वही ले सकता, बाकी तो नहीं कोई ले सकता। इसको आप भौकाली सिक्का भी कह सकते हैं, ससगनी।
अफीफ के अनुसार जो उन्होंने तारीख फिरोज शाही में लिखा, अफीफ के अनुसार 2 सिक्कों का और जिक्र है तारीख फिरोज शाही में। 2 सिक्के कौन कौन से हैं? तो एक है अद्धा, एक सिक्का था अद्धा और एक सिक्का था बिक। ये 2 सिक्कों का जिक्र है, अद्धा और बिक। तो अद्धा और बिक जो थे ये किस चीज के थे? तो अद्धा जो था वो था चांदी का होता था जो फिरोज के समय चल रहा था, और जो बिक था वो काहे का था? तो तांबा का था। ठीक, ये सिल्वर का था और ये कॉपर का था जो बिक बोलते हैं। तो ये सिक्के इसने अपने शासनकाल में चलाए। दीवाने खैरात किया, विभाग की स्थापना की, ससगनी चलाया और अफीफ के अनुसार इसने अद्धा और बिक चलाया। इसके बाद सन 1388 ईस्वी में ये मर गया। मरने के बाद अब इसके उत्तराधिकारी आएंगे। तो जब स्वयं ही ये एक अयोग्य शासक था, जो मैंने प्रारंभ में बताया कि इसने कोई न शासन विस्तार किया न ढंग से शासन चला पाया, और इतना भ्रष्टाचार था कि खुद के आर्डर पर भी कोई काम नहीं होता था। जैसा आपने सुना कि एक टंका देना पड़ता था अर्ज में घोड़े को भर्ती कराने के लिए कि घोड़ा भर्ती हो जाए। तो ये तो एक बड़ी निंदनीय बात थी। तो जब ऐसा होगा, जो स्वयं ऐसा होगा, उसके उत्तराधिकारी कैसे होंगे? तो हम अब दृष्टिकोण बनाते हैं, थोड़ा प्रकाश डालेंगे इनके उत्तराधिकारियों पर, फिरोज के। ये इतने काम फिरोज तुगलक ने किए जो सबके सब काम इनके परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जितने अभी तक ये आपने देखा प्री प्लस मेंस के हिसाब से। इसके उत्तराधिकारी पर हम बात करते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात और हमारे दिमाग में आई उत्तराधिकारी के पहले, कि फिरोज को के लिए ही इतिहासकारों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, बेनेवोलेंट डिस्पॉट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिरोज तुगलक। क्या इसका तात्पर्य है? कल्याणकारी निरंकुश शासक। ऐसा क्यों कहा गया कल्याणकारी? कल्याणकारी इसलिए कहा गया क्योंकि इसने नहरें बनवाई, सिक्के चलवाए, कर को कम कर दिया, 23 कर घटा के 4 कर किए, टेंशन कम करी। तो इसलिए इसे कल्याणकारी निरंकुश शासक कहते हैं। निरंकुशता इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसने जैसा चाहा वैसा वो जिया इसके शासनकाल में। इसके जो उत्तराधिकारी पर हम आते हैं, इसके जो उत्तराधिकारी थे वो कौन कौन थे? उत्तराधिकारियों पर जब हम चर्चा करेंगे, कौन कौन फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी कौन कौन रहे, तो फिरोज तुगलक के जो हम उत्तराधिकारी पर देखते हैं, तो इसके जो उत्तराधिकारी थे अबू बकर मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ये क्रमशः 3 लोग मिलके बैठे किसके उत्तराधिकारी बन के? फिरोज शाह तुगलक के। और ये तीनों लोग मिलकर के अकेले 5 वर्ष में ही निपट गए। मीन्स 88 में मरा, 1388 में फिरोज शाह तुगलक, और 5 वर्ष के अंतर्गत ये 3 लोग शासन सत्ता से धीरे धीरे करके अपने हिसाब से अपना निपटते गए, अपना बैठते गए। और कुछ इन लोगों ने किया नहीं, केवल बैठे। तो इन तीनों लोगों ने साम्राज्य को ऐसा कंडम बना दिया था कि वो चलने लायक फिर न रहा। इन तीनों लोगों के बाद कौन बैठा? तो बैठा नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद एसआई एग्जाम ग्रुप डी, ग्रुप सी जैसी परीक्षाओं में भी पूछ लेता है कि तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद किस समय बैठा जब मंगोल आक्रमण हुआ था। इसके समय मंगोल आक्रमण हुआ था। तो नसीरुद्दीन महमूद का जो शासन है वो 1394 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक
हालांकि जो तुगलक वंश रहा दिल्ली सल्तनत में वो 14 तक रहा, लेकिन 1312 तक ही नसीरुद्दीन महमूद शासन सत्ता में रहा। और इसी के शासनकाल में सन 1398 ईस्वी में तैमूर जो एक मंगोल सेना नायक था ने आक्रमण किया। तो ये 3 लोग तो 5 साल में निपट गए। कौन? अबू बकर मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह, जो उत्तराधिकारी थे किसके? फिरोज शाह तुगलक के। और उसके बाद कौन आया? सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, जो बैठा 1394 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक। जब 1398 में तैमूर का आक्रमण कहें या मंगोल आक्रमण कहें हुआ, जिसने पूर्णतः इनकी शासन सत्ता की कमर तोड़ दी, तो आता है कि तुगलक वंश को खत्म करने वाला या बर्बाद करने वाला कौन था? तो याद रखना, मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण से तुगलक वंश समाप्त हुआ। तुगलक वंश समाप्त हुआ। तो किससे समाप्त हुआ? मंगोल आक्रमणों के द्वारा। इतने के साथ एक छोटा सा और अच्छा काम नसीरुद्दीन महमूद ने और किया। अंतिम तुगलक वंश का शासक जिसने दिल्ली सल्तनत की दक्षिण भारत में खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयास किया, तो वो भी कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। प्रयास किया था, प्राप्त कर न पाया, जो कि खोई कब थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत की हाथ से फिसल गया था, जिसे पाने के लिए नसीरुद्दीन महमूद ने प्रयास किया, पा नहीं पाया। और इस प्रकार से अच्छा, अगर जो मेंस या प्री में एक छोटा सा ऑप्शन आ जाए कि तुगलक वंश की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था, तो फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना। इसके जो उत्तराधिकारी थे वो क्या थे? अयोग्य थे, एबल नहीं थे। अगर वो योग्य होते तो शासन सत्ता अच्छी चल रही होती। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा तुगलक वंश का एंड हुआ और अगला जो हमारा वंश शुरू होगा वो हमारा सैयद